हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं और उसमें भूगोल का अध्याय अभी हमने पहला ख़त्म किया है और उसी अध्याय संसाधन और विकास का प्रश्नोत्तर और एक्टिविटीज़ को आज हम यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हो जाइए तैयार। ये देखिए आप लोग, संसाधन और विकास अध्याय को यदि आपको समझने के लिए महत्वपूर्ण YouTube लिंक्स देखना है तो ये इस अध्याय को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में आपके सामने हम लेकर आए थे। 1, 2, 3, 4। पहले भाग में हमने संसाधन किसे कहते हैं उसके प्रकार देखे, फिर हमने संसाधनों का विकास और उनका नियोजन संरक्षण देखा, और तीसरे भाग में भू संसाधन और चौथे भाग में मृदा संसाधन को पढ़ा। अब यदि आपको कक्षा 10 के भूगोल के सभी वीडियोस देखना है तो उसके लिए आपको ये लिंक दी हुई है, इस पर क्लिक करें। और यदि आपको हमारे चैनल को सर्च करना है तो आपको कुछ नहीं करना, YouTube के सर्च ऑप्शन पर जाना है और ई क्लासेस बाय मनीष सर टाइप करना है। एंटर करेंगे आपको आपका चैनल मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। तो महत्वपूर्ण तथ्यों की जहाँ तक हम बात करें तो हम लोग जब पढ़ रहे थे किताब को तो हमने इसको बहुत अच्छे से देखा था कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधनों के प्रकार कितने हैं, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, और उनका वर्गीकरण इस तरह से हमने किया हुआ था। इसके बाद हमने उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों की व्याख्या की कि जैव संसाधन क्या होते हैं, मतलब लाइव जो होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी, मछली, पशुधन इत्यादि। अजैव संसाधन जो निर्जीव होते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं इत्यादि। समाप्यता के आधार पर हमने देखा कि जो जल्दी खत्म हो जाएं वे अनवीकरण योग्य, और जो कभी खत्म ना हो वे कहलाते हैं नवीकरण, मतलब सौर ऊर्जा कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लगी। पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन और वन्य जीवन, ये हम नवीकरण योग्य हैं, मतलब हम इनको रीन्यू कर सकते हैं। अनवीकरण मतलब जिनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, मतलब हमारे जीवन काल में हमारे रहते हुए तो हम इनको दोबारा नहीं बना सकते, इसलिए ये कहलाते हैं अनवीकरण योग्य। संसाधनों का आर्थिक दृष्टि से जो उपयोग किया गया है उसकी वजह से जो समस्याएं पैदा हुई हैं वो ये हैं कि अधिक उपयोगों के कारण संसाधन कम हो गए हैं, और संसाधनों की कमी के कारण भविष्य के लोगों के लिए संसाधन या तो उपलब्ध नहीं है या कम हो गए। मतलब कुछ संसाधन, यहाँ लोग हट जाएगा, संसाधनों की कमी के कारण कुछ संसाधन या तो कम हो गए हैं या वे बचे ही नहीं हैं। इसके बाद संसाधनों के अधिक उपयोग के कारण प्राकृतिक संकट पैदा हो गया है, जैसे ओजोन परत का क्षय, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि इत्यादि चीज़ें हो गई हैं। संसाधन संरक्षण की आवश्यकता इसलिए है ताकि हम हमारी भावी पीढ़ी के लिए भी उसको बचाए रख सकें। दूसरा, संसाधनों की गुणवत्ता बनी रहेगी तो हमारे जीवन का स्तर मेंटेन रहेगा। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप नोट कर लेंगे। और अब हम आरंभ करते हैं। पाठ्य पुस्तक के अंत में आपके जो प्रश्नोत्तर दिए गए थे उनके उत्तर देखते हैं सबसे पहले हम MCQs देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला प्रश्न आपकी किताब में दिया हुआ है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरण योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरण योग्य। तो डेफिनेटली लौह अयस्क ज़मीन में से निकाला जाता है। एक बार जब यह निकाल लिया जाता है तब इसको दोबारा पृथ्वी में तैयार होने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, अर्थात इसका उत्तर आएगा घ, अनवीकरण योग्य। ज्वारीय ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार की संसाधन है? तो यह पुनः पूर्ति योग्य है, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा बार बार समुद्रों में ज्वार के रूप में उठती है। पंजाब में भूमि का निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो वहाँ बहुत अधिक सिंचाई होती है, और बहुत अधिक सिंचाई होने के कारण पृथ्वी में निम्नीकरण, भूमि में निम्नीकरण हुआ है। इसको हमने जब हम वीडियोस को देख रहे थे तब बहुत अच्छे से समझा है। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो उत्तराखंड। पहाड़ी क्षेत्रों में होती है जनरली ये, और उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र माना जाता है। इनमें में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है, और यहाँ पर कपास बहुत ज़्यादा होता है, और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में लगभग दीजिए। 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो अभी मैंने बताया कि काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी पाई जाती है।
इसकी मुख्य फसल भी मैंने आपको बताई कि कपास इसकी मुख्य फसल है, इसलिए हम इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। खा, पूर्वी तट नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इस मिट्टी की 3 विशेषताएं बताइए। तो जैसे ही आपको नदियों का नाम लिया जाता है कि नदियों के किनारे या नदियों के डेल्टाओं पर किस तरह की मिट्टी पाई जाती है, तो जल, नदियों में क्या होता है जल, तो जल के साथ लुढ़क कर आने वाली मिट्टी क्या हो जाती है, जलोढ़ मिट्टी। यानी पूर्वी नदी तट हो या कोई सा भी नदी तट हो, वह जलोढ़ मिट्टी ही लेकर आएगा, तो उस मिट्टी को हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और जलोढ़ मिट्टी की मुख्य विशेषताएं ये होती हैं कि यह मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके अलावा इसमें रासायनिक तत्वों की बात करें तो चूना, पोटास, फास्फोरस और वनस्पति अंश पाए जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी के मुख्य फसल चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, मक्का, पटसन इत्यादि है। तो ये हो गया जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। जैसे उत्तराखंड है तो हमने बताया कि सीढ़ीदार खेती करना चाहिए, सोपानी खेती करना चाहिए वहाँ पर, जिसको हम ये पट्टी कृषि भी कहते हैं। ढालदार भूमि पर सीढ़ीदार खेती करना चाहिए। इसके अलावा समोच्च जुताई वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करना चाहिए। इस तरह से समोच्च रेखाएं होती है ना, ये हम देख रहे हैं, इस तरह समोच्च रेखाएं बनाते तो इनके समानांतर इस तरह से हल चलाना चाहिए। इस तरह से अगर हम हल चलाते हैं तो इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। इसके अलावा 2 फसलों के बीच में घास की पेटी लगाना चाहिए, इससे पानी का बहाव कम हो जाता है। जैसे 2 खेतों के बीच में एक्चुअल होता है ये, एक खेत ये इस तरफ वाला खेत 1 है, इधर 2 है, और यहाँ हम यदि घास लगा देते हैं तो इससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। ढाल वाली भूमि पर वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे उसकी जड़ें, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं। तो इन तरीकों से पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को हम रोक सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, उदाहरण दीजिए। जैव संसाधन जो जीवमंडल से प्राप्त होते हैं, जिनमें जान होती है। अब आपको बता दें, एक विज्ञापन आता है ना, इस सीमेंट में जान है, लेकिन भले उस सीमेंट में जान है लेकिन वह जैव संसाधन नहीं हो सकता, वह होगा अजैव संसाधन, क्योंकि वह सांस नहीं लेता। जैसे एक बार आया था, क्योंकि जूते भी सांस लेते हैं, भले जूते विज्ञापन में सांस लेते हों लेकिन जूतों को हम जैव संसाधन नहीं अजैव संसाधन मानेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी सांसें चल रही होती हैं, सजीव होते हैं, वास्तविक दुनिया में, विज्ञापन की दुनिया में नहीं। अर्थात पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मछली, मानव, ये सारी चीज़ें आती हैं जैव संसाधन के अंतर्गत, और इन्हीं के सड़े गले अवशेषों से बनता है ह्यूमस, और ह्यूमस को भी हम जैव संसाधनों की श्रेणी में लेते हैं। और अजैव संसाधन की बात करें तो वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जैसे चट्टानें सांस नहीं लेते, खनिज सांस नहीं लेते, मोटर गाड़ी, सड़क, रेल, मतलब मनुष्यों ने जो चीज़ें बनाई हैं वे सारी चीज़ें अजैव संसाधन आती हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, चाहे जान वाली सीमेंट हो या सांस लेने वाले जूते हों, ये अजैव संसाधन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न अगला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 120 शब्दों में देना है, इनके उत्तर 120 वर्ड्स में देना है। भारत में भूमि उपयोग का प्रारूप चित्र में दिया हुआ है कि 1960-61 से वन के अंतर्गत क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं हुई है, इसका कारण बताएं। तो हमने एक ग्राफ देखा हुआ था, ये इस तरह का ग्राफ जो कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है। इस तरह के ग्राफ को देखकर हमको ये देखना है कि 1960-61 से लेकर 2014-15 तक भूमि के ऊपर वन क्षेत्र की वृद्धि, महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज नहीं हुई है। यहाँ पर वन की कुल स्थिति धरातल पर 23.3% है। कुल उपलब्ध भूमि में बंजर और कृषि योग्य भूमि 5.5%, गैर कृषि प्रयोजनों में लगी भूमि 8.7%। तो यह है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि का कुल टोटल हो गया 14.2%। अब बात आती है परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि भूमि, इसका कुल टोटल है 8.3%। तो ये आपको याद करना होगा, इसके लिए आपको कोई ट्रिक डेवलप करना होगी कि किस तरह से हम इस सीक्वेंस को याद रखें कि भूमि का एक्चुअल में उपयोग किस तरह से किया जाता है। तो 5 प्रारूपों में भूमि का उपयोग होता है, एक जंगलों के लिए और एक खेती के लिए, 2 तो आपको क्लियर हो गया। फिर एक ऐसी भूमि होती है जिसको परती भूमि बोलते हैं, जिसमें 1 वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई हो तो परती भूमि कहलाती है। तो ये हो गया तीसरा फॉर्मेट। चौथा फॉर्मेट परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि जैसे गार्डन वगैरह के लिए, और बंजर भूमि। इस तरह से 5 फॉर्मेट होते हैं भूमि के उपयोग के। अब हम बात
1960-61 की करें तो इस समय वन क्षेत्र कितना था 18.1 और बढ़कर कितना हुआ 23.3, यानी अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई। हमारा राष्ट्रीय वन नीति क्या कहती है, वन क्षेत्र कितना होना चाहिए 33% होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना 23.3%, अर्थात अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज नहीं की गई। इसके निम्नलिखित कारण हैं। निम्नलिखित कारणों में अगर हम जाते हैं तो पहला कारण बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण घरेलू उपयोग के लिए वनों को काटा जाना। हम जनसंख्या मतलब मुख्य कारण बढ़ती हुई जनसंख्या ही माना जाएगा। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से उसको खेत भी चाहिए, उद्योग भी चाहिए, मिल भी चाहिए। तो इनके लिए ज़मीन कहाँ से मिलेगी, जो ज़मीन जंगलों में है वही ज़मीन उपलब्ध कराई जाती है। बंजर भूमि का उपयोग खेती के लिए नहीं किया जा सकता, हाँ उद्योगों के लिए भले हम कर सकते हैं। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की आपूर्ति के लिए पेड़ों का काटा जाना। हालांकि अब काफ़ी क्षेत्रों में ईंधन के रूप में एलपीजी गैस का उपयोग होने लगा है, लेकिन फिर भी अभी भी पेड़ों का काटा जाना बदस्तूर जारी है। वही बात कृषि भूमि में बदला जाना, उद्योगों के लिए कच्चे माल के लिए पेड़ों की कटाई करना। इसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि नई परियोजनाओं के लिए भी वनों का ह्रास होता है। जैसे छतरपुर जिले के बक्सवाह के जंगल में हीरे की उपलब्धता की बात की गई है। अब हीरे निकालना है तो वहाँ पर एक बड़े एरिया के जंगल काटे जाएंगे, इसके बाद ही वहाँ से हीरा खनन का कार्य किया जा सकेगा। तो इन वजहों से भी वनों की कमी होती है। ऐसे ये लगभग 10 कारण आपके सामने दिए हुए हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपको मैं समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूँ। हालांकि ये PDF इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप लोग उसको डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। चाहे तो प्रिंट निकाल लें, चाहे तो मोबाइल में PDF रखे रह सकते हैं, चाहे तो इन वीडियोस का स्क्रीनशॉट बना लें, या चाहे तो आप लिख कर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको एक बात बता दूं, ये जो भी आपको सुविधा की दृष्टि से हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसको आप केवल PDF फॉर्मेट में अपने मोबाइल में रख के ना रखें, केवल आप इसको प्रिंट लेकर ना रखें, बल्कि ये जो पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न हैं इनको तो आप कम से कम अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें ज़रूर, और इनको लिखने का अभ्यास करते रहें। क्योंकि एग्ज़ाम में PDF कॉपी नहीं लगेगी और ना ही एग्ज़ाम में आपकी PDF कॉपी पेस्ट की जाएगी। एग्ज़ाम में आपके पेन के द्वारा आप जो लिखोगे उसी पर अंक मिलेंगे, इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हाँ, उत्तर सुविधा की दृष्टि से आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का उपभोग कैसे हुआ, यह अगला प्रश्न है। तो संसाधनों का उपभोग प्राकृतिक विरासत जैसे मनुष्य के ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी आदि पर निर्भर है। प्रौद्योगिकी के विकास के कारण आर्थिक विकास संभव हुआ और जिससे संसाधनों का उपभोग बढ़ा। और यदि कोई क्षेत्र संसाधनों में धनी है लेकिन वहाँ प्रौद्योगिकी का विकास नहीं है, तो वह क्षेत्र में संसाधन उपभोग संभव नहीं होगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में संसाधन नहीं है और प्रौद्योगिकी है, तो वे कहीं से संसाधन का जुगाड़ करके और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपने क्षेत्र को विकसित कर सकते हैं। अर्थात प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग हुआ है, यह हमें समझ में आया। जैसे यदि हम आदिकाल की बात करें, आदिम अवस्था में हम जो थे, मनुष्य जो थे, वो वनस्पति और पशुओं पर निर्भर थे। लेकिन धीरे धीरे हमको नवीन तकनीकें पता चली, हमको आग जलाने की विधि पता चली, हमने पहिया का आविष्कार किया, हमने कृषि करने के तरीकों को सीखा, और जैसे जैसे हम प्राकृतिक संपदा को अपने लिए उपयोगी बनाने लगे, वैसे वैसे हमने प्रौद्योगिकी डेवलप करना शुरू कर दिया। और इस वजह से हमने क्या किया, पहिए के आविष्कार के बाद शुरुआत में हम जंगली जानवरों का उपयोग करते थे, लेकिन जब स्टीम इंजन वगैरह का आविष्कार हो गया तब मनुष्यों ने प्रौद्योगिकी के स्तर को बढ़ाया और उस पर निर्भर हो गया। कोयला तथा पेट्रोलियम की अगर हम बात करें तो इनका प्रयोग आर्थिक स्तर पर तब तक नहीं हो पाया जब तक भाप के इंजन की खोज नहीं हुई। जैसा कि मैंने बताया कि जब तक भाप के इंजन की अंतर्दहन इंजन का आविष्कार नहीं हुआ तब तक कोयला और पेट्रोल हम उपयोग में नहीं कर पाए। लेकिन जब इनका आविष्कार हो गया तो हमारा जो पहिया बैलगाड़ी से धीमे धीमे चलता था, इसके बाद हमारी मनचाही गति से वह आगे बढ़ने लगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रौद्योगिकी और आर्थिक विकास के कारण ही संसाधनों का अधिक उपभोग हुआ है। चलिए अब हम अतिरिक्त प्रश्नों की बात करें जो इस पाठ से हटकर हैं, जो आप लोगों के लिए हमने विशेष रूप से संकलित किए हुए हैं। पहला है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार
कितने प्रतिशत भूमि पर वन होना चाहिए? तो उत्तर है 33%। पर्यावरण में ऐसी सामग्री जो मानवीय आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता रखती है किंतु उस तक पहुंचने के लिए अभी उपयुक्त तकनीक नहीं है, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। भारत का महासागरीय जल कितनी दूरी तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील तक का क्षेत्र हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह एक अच्छा प्रश्न हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। 12 नॉटिकल मील अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, वे संसाधन जो अपने निर्माण में एक लंबा भूवैज्ञानिक समय लेते हैं उनको कहते हैं हम गैर नवीकरणीय संसाधन या अनवीकरणीय योग्य संसाधन कहलाते हैं। एक कृषि वर्ष में एक से अधिक बार बोया गया और शुद्ध बोया गया क्षेत्र का योग कहलाता है सकल कृषि क्षेत्र। हमारे देश में कुल निम्नीकृत भूमि कितनी है? यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है। 130 मिलियन हेक्टेयर है। मतलब हमारे देश में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि जो है वह डिग्रेडेड है, निम्नीकृत है। 13 करोड़ को हम 130 मिलियन कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में खनन के कारण भूमि का क्षरण हुआ है? तो खनन की बात आती है तो झारखंड को याद रखिए। बहुत ही ज़्यादा खनिज संपदा की दृष्टि से यह भूमि महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न 8वां, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमि क्षरण का मुख्य कारण अधिक सिंचाई है। तो इस तरह से ये लगातार बहुत सारे प्रश्न आपके सामने दिए हैं कि उत्तरी भारत की सबसे आम मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी अधिकतर पाई जाती है दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में। जब हम नक्शे को देखते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है। लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण होता है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो लोहे की उपस्थिति होती है उसकी वजह से यह लाल रंग दिखाई देता है। आगे प्रश्न है, इस तरह से इसमें आपको दिखाई दे रहा है। तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो काली मिट्टी को रेगोर मिट्टी कहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है आपको। काली मिट्टी आम है डेक्कन ट्रेप क्षेत्र में। लेटराइट मिट्टी की प्रमुख फसलें आप याद रखिएगा, काजू, कॉफ़ी और चाय इसकी महत्वपूर्ण फसलें हैं। इसके बाद अगले प्रश्नों में हम देखते हैं काली मिट्टी में किस चीज़ की कमी होती है? तो फास्फोरस की कमी होती है। स्वतः वायु क्षमता आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्वायुन क्षमता होती काली मिट्टी में। आपको मैंने बताया था कि काली मिट्टी में दरारें पड़ जाती हैं और उन दरारों में क्या होता है, वायु प्रवेश कर जाती है और काली मिट्टी की अंदर की सतहों तक ये वायु पहुंच जाती है, इसलिए हम इसको स्वायुन क्षमता वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसके बाद आगे हम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा संरक्षण का उपाय नहीं है? स्ट्रिप क्रॉपिंग पट्टी खेती होती है। छत की खेती मृदा संरक्षण का उपाय हो सकता है। छत की खेती मतलब छज्जेदार खेती कहलाती है, एक तरह से समोच्च रेखा वाली खेती हो जाती है। आश्रय बेल्ट, शेल्टर बेल्ट ये भी मृदा संरक्षण के लिए उपयोगी है। और भूजल की निकासी यह तो मृदा अपरदन का कारण है, संरक्षण का नहीं। छत की खेती का मतलब ये नहीं कि हम अपने घर की छत के ऊपर खेती कर रहे हैं। छत की खेती से तात्पर्य है कि समोच्च रेखा के समानांतर खेती करना। वह भूमि जो 5 से अधिक कृषि वर्षों के लिए बिना खेती करे छोड़ दी जाए वह कहलाती है कृषि योग्य बंजर भूमि। मतलब बंजर है लेकिन कृषि योग्य है। इसमें क्या होता है, 2 से 3 साल में 1 या 2 बार इसमें बोनी की जाती है। इस तरह से इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग कर लीजिएगा। कोई सा महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आता है तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये 25वां प्रश्न, समाधि स्थल क्या है? क्या समाधि स्थल समुदाय के स्वामित्व वाला संसाधन है, राष्ट्रीय संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है या अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है? तो समाधि स्थल का तात्पर्य किसी की व्यक्तिगत समाधि से नहीं है, इसका तात्पर्य श्मशान भूमि से या कब्रिस्तान से है। तो यह समुदाय की स्वामित्व वाला संसाधन कहलाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर अगली सीरीज में ये दिया हुआ है कि पंजाब में भूमि का क्षरण अधिक सिंचाई, ये पढ़ चुके हैं। तीव्र निक्षारण वाली मिट्टी लेटराइट मिट्टी। ये देखिए यहाँ पर कुल भूमि क्षेत्रों में मैदानों का प्रतिशत कितना है? तो याद रखिए यह 43% हमारे मैदान है। जबकि अन्य की अगर हम बात करें तो पठार इसमें होते हैं 27% होते हैं पठार, और 30% भूमि जो है वह पर्वतों के लिए होती है। ठीक है ना? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिक लेटराइट मिट्टी है? यह एक अच्छा प्रश्न है। पूर्वोत्तर राज्य के मेघालय में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आया है, सबकी आवश्यकता के लिए पर्याप्त है किंतु किसी शरीर के लोभ के लिए नहीं। यह कथन किसने कहा था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या अटल बिहारी वाजपेयी? तो इसका उत्तर आएगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने।
निम्नलिखित में से एक जैव संसाधन कौन सा है? भूमि, पानी, मनुष्य, चट्टान। तो मनुष्य सांस लेता है इसलिए जैव संसाधन है। चलिए आगे हम देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में अतिचारण के कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है? तो इसका उत्तर आएगा मध्य प्रदेश, और राजस्थान में अतिचारण के कारण भूमि का निम्नीकरण हुआ है। इसके अलावा आगे के प्रश्नों में अब हम आगे बढ़ते हैं। तो विभिन्न परतों या क्षितिजों में मिट्टी की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो यह होती है मृदा प्रोफाइल। एक्चुअल में मृदा प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका का एक चित्र आपकी किताब में दिया हुआ है, उसको मैंने वीडियो में भी नहीं बता पाया हूँ और उसको मैंने यहाँ पर भी नहीं बता पाया हूँ। तो शॉर्ट वीडियो केवल सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका पर मैं बनाकर आपके लिए बहुत जल्दी दे दूंगा, ताकि आपको केवल मृदा परिच्छेदिका समझ में आ जाए। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि पेड़ पौधों या जीव जंतुओं के सले गले अवशेषों को क्या कहते हैं? तो ह्यूमस, शैल, मृतिका, लावा। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा आ मतलब ह्यूमस जो है वह पेड़ पौधों जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेषों से बनता है। अब अति लघुत्तरीय किस्म के प्रश्न हैं, जैसे वर्गीकरण करना है, तो इसको आपको एक बार में जो किताब में या वीडियो में मैंने आपको बताया है कि संसाधनों का वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। प्राकृतिक संसाधन में, मानवीय संसाधन में, उनके अलग अलग प्रकार क्या हैं, इनको देखते हुए आप उनको लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा हमने उत्पत्ति के आधार पर, समाप्तता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर हमने वर्गीकरण किया। तो इनको आप लोगों को रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। यदि आप याद नहीं करते हैं तो भूल जाएंगे, क्योंकि भूगोल में ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर आपने सिस्टेमेटिक तरीके से याद कर लिया, जैसे संसाधन किसे कहते हैं, तो वे वस्तुएं या वे चीज़ें जो मनुष्य के उपयोग में आती हैं वे संसाधन कहलाते हैं। अब इसमें हमने 2-3 पुछल्ले लगा दिए कि कब उपयोग में आती हैं, जब प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, जब तकनीकी उपलब्ध हो और मनुष्य अपने ज्ञान का उसमें उपयोग कर ले, तो इस तरह से संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधनों का डिवाइडेशन कितने भागों में हुआ है? तो प्राकृतिक और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो नेचर ने दिया है, मानवीय संसाधन जो हमने बनाए हैं, जैसे कल, कारखाने, घर, मकान इत्यादि इत्यादि। अब अगर हम वर्गीकरण की बात करते हैं तो संसाधनों का वर्गीकरण अलग अलग स्वरूपों में किया जाता है, वही बताया मैंने, उत्पत्ति, समाप्यता, स्वामित्व और विकास के स्तर के आधार पर। तो इस तरह से इन छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर आप लोग देख लीजिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। फिर कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आता है तो उसको मैं आपको यहाँ पर रिवाइज कराने की कोशिश करता हूँ। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, संसाधन विकास का क्या अर्थ है? मतलब संसाधनों को मनुष्य के लिए उपयोगी बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को हम संसाधनों का विकास कहते हैं। हमारे लिए कोई संसाधन उपयोग में आ जाए, जल जो है अभी तक केवल पीने के काम में आ रहा है, लेकिन जल को हम हमारे लिए ऊर्जा बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो ऊर्जा बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जल से ऊर्जा बनी, उसको हम बोलते हैं संसाधनों का विकास। मतलब जल संसाधन का विकास किया हमने ऊर्जा को बनाने के लिए। ठीक है ना। अब संसाधनों के संरक्षण क्यों अनिवार्य है? तो भावी पीढ़ी के लिए सतत पोषणीय आर्थिक विकास हमारे लिए जरूरी है, ताकि संसाधनों का संरक्षण होता रहे। अगला प्रश्न देखते हैं हम इसमें, परतीय भूमि से क्या तात्पर्य? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कभी भी परीक्षा में आ सकता है, आने वाली तिमाही परीक्षा में भी पूछा जा सकता है कि परतीय भूमि वह भूमि है जिसमें एक बार फसल ले ली जाए और उसके बाद उसको खाली छोड़ दिया जाता है 1 वर्ष से या 1 वर्ष या उससे कम अवधि के लिए। मतलब एक फसल ले ली और उसको छोड़ दिया, ताकि यह भूमि पुनः उर्वरा शक्ति प्राप्त कर सके, वह भूमि कहलाती है परतीय भूमि। इसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। मृदा किस प्रकार बनती है? तो मृदा जो है, मतलब जो जलवायु है, ये क्या करती है? पेड़ पौधों को, प्राणी इत्यादियों को और कारक चट्टानों को तोड़ फोड़ कर बारीक कर देती है और समृद्ध बनाती है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा अपरदन जंगलों के काटने से, बहुत ज़्यादा पशुओं को चराने से, निर्माण कार्य और खनन इत्यादि के कारण मृदा अपरदन होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। मृदा अपरदन के 2 कारण आप लोग लिख सकते हैं। जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं हम पहले देख चुके हैं। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा लाए गए निक्षेपों से बनती है, ये हम जानते हैं। काली मिट्टी की विशेषता कपास की फसल उगाई जाती है। पोटास और चूना होता है, इसमें नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। और क्यों नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो इसका कारण है क्योंकि इसमें क्ले बहुत अधिक मात्रा में होता है, मृत्तिका बहुत ज़्यादा पाई जाती है। इसके बाद आगे हम देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, मरुस्थलीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो उसके लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध की जाती है। अच्छा, ऐसी सिंचाई नहीं कि मिट्टी के ऊपर पानी आए और बह जाए। यहाँ पर एक तरह से यदि हम डिप एरीगेशन जैसी सुविधाओं का उपयोग करें, तकनीकी दृष्टि से उन्नत सिंचाई सुविधाओं का उपयोग करें, तब मरुस्थलीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाया जा सकता है।
भूक्षरण का क्या अर्थ है? मतलब मनुष्य या प्राकृतिक कारणों से भूमि अनुपजाऊ होती है तो इसको भूक्षरण कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब मृदा में से उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो हम उसको मृदा क्षय कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। मृदा अपरदन रोकने की विधियां हम आपको पहले बता चुके हैं। जैव जैव संसाधन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मृदा क्षारीय अथवा अम्लीय किस आधार पर होती है? तो आपको बता दें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मृदा क्षारीय या अम्लीय कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके पीएच मान से ज्ञात करेंगे। यदि पीएच मान 7 से कम है तो मृदा अम्लीय होगी, और 7.2 से अधिक है तो वह मृदा क्षारीय होगी, और 7 और 7.2 के बीच की मृदा तटस्थ मृदा, न्यूट्रल मृदा कहलाती है। लघुत्तरीय किस्म के प्रश्न आपके सामने दिख रहे हैं, तो इसमें आपके उत्तर जो है लगभग 40 शब्दों के आसपास होना चाहिए, 30 से ऊपर होना चाहिए। तो ये प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं पूर्व में बता चुका हूँ, इनको लिख सकते हैं। नियोजन की आवश्यकता क्यों है? तो नियोजन की आवश्यकता हमको संसाधनों के अन्वेषण की तैयारी के लिए, विकास के लिए, संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन करने के लिए और संसाधनों के शोषण को बचाने के लिए किया जाता है नियोजन का कार्य। सतत पोषणीय विकास महत्वपूर्ण है, इसको एग्जाम में आ सकता है। यह सतत पोषणीय विकास का अर्थ है कि हमारे विकास, मतलब हमारे द्वारा जो विकास किया जा रहा है वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो, और वर्तमान विकास की प्रक्रिया ऐसी हो कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आवश्यकता अनुरूप संसाधन उपलब्ध रह सकें। इसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा कितनी प्रकार की होती है? यह भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की है, भांगर और खादर। नई मृदा खाद और पुरानी मृदा भंगार। ये आप लोग देख लीजिए। इसके अलावा डेल्टाओं पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है बता चुका हूं मैं आपको। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, ये आपको याद करना पड़ेंगे। मृदा अपरदन उत्खात भूमि क्या होती है? ये एक अच्छा प्रश्न है। बहता हुआ जल जो है वह मिट्टी को काटते हुए आगे बढ़ता है, जिससे गहरी गहरी छोटी छोटी नालियां बन जाती हैं, और इन छोटी नालियों को अवनालिका कहते हैं। और जब इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं तो वह भूमि कृषि योग्य नहीं रह जाती, और इसी भूमि को हम उत्खात भूमि कहते हैं। आगे देखिए, अब भू संरक्षण या निम्नीकरण का अर्थ आप लोग जानते हैं। अति पशुचारण से भूमि का निम्नीकरण कैसे होता है? यह प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए, बार बार आता है कि अति पशुचारण से भूमि का निम्नीकरण होता है। तो पशुओं के खुर के कारण मिट्टी उखड़ जाती है, और जब वर्षा होती है या तेज हवा चलती है तो यह मिट्टी आसानी से इसका कटाव हो जाता है, अपर्दित हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अति पशुचारण से भूमि का निम्नीकरण होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव एक महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे? तो संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्तापूर्वक उपयोग करना, उनके लिए नवीकरण की व्यवस्था बनाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यता ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाती है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मानव स्वयं एक संसाधन है, कैसे? तो मानव अपनी शिक्षा, अपने विकास, अपने कौशल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। इस बात को हमने क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, जब हम लोग पढ़ रहे थे अर्थशास्त्र का दूसरे अध्याय में हमने बहुत अच्छे से देखा था कि मानव स्वयं एक संसाधन कैसे होता है। क्लास 9th में आप एक बार उसको पलटकर जरूर देख लीजिएगा। ये संसाधनों के वर्गीकरण की बात है। इसके बाद भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक, तो भूमि के उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं भौतिक कारक में जलवायु, उच्च आवाज, मृदा के प्रकार। मानवीय कारक भी इसमें है, जनघनत्व, तकनीक, कौशल और सांस्कृतिक परंपराएं मृदा के उपयोग को प्रभावित करती हैं। इसके बाद राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल कितने क्षेत्र पर वन होना चाहिए? क्या आप कह सकते हैं कि उतने क्षेत्र पर वन है? बिल्कुल नहीं, 33% पर होना चाहिए। और अभी तक जो डाटा हमने कलेक्ट किए हैं उसके आधार पर कुल 23.3% भाग पर ही वन स्थित हैं, जो कि बहुत कम है। भारत की मिट्टियों में विविधता क्यों पाई जाती है? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु तथा रासायनिक व भौतिक गुणों के कारण भारत की मृदाओं में विविधता पाई जाती है। मृदा के निर्माण में चट्टान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जिस तरह की चट्टान होगी मृदा का निर्माण उस तरह का होगा। लावा जनित चट्टानों से क्या बनता है? काली मिट्टी बनती है। लाल और पीली मिट्टी आग्नेय चट्टानों से, कायांतरित चट्टानों से बनती है। तो इस तरह से जिस तरह की चट्टान होगी उस तरह की चट्टान के अपक्षयन से उस तरह की मृदा तैयार होती है। इसके बाद हम देखते हैं
पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा की रोकथाम की बात हम कर चुके हैं। मृदा का रंग कैसे निर्धारित होता है, यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह हमने पहले भी देख चुके हैं, इसको आप हल कर सकते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न आया है, संसाधन संरक्षण की अवधारणा की व्याख्या गांधी जी के शब्दों के रूप में करिए, या गांधी जी ने वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया है। तो इसका उत्तर होगा कि गांधी जी के इन शब्दों में संसाधन संरक्षण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। गांधी जी कहते हैं हर किसी की ज़रूरत के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन लालच के लिए कुछ भी नहीं है। अर्थात पेट के लिए तो है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। उन्होंने लालची और स्वार्थी व्यक्तियों को वैश्विक स्तर पर संसाधनों की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना यह है कि यदि आपको इसे रोकना है तो मास प्रोडक्शन की जगह पब्लिक प्रोडक्शन पर ध्यान देना होगा, जनता के द्वारा उत्पादन करना होगा। मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने, कुछ व्यक्तियों के लालच ने संसाधनों की कमी को जन्म दिया है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, रियो अर्थ समिट 1992 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इस तरह के प्रश्नों को देखकर जनरली हमारे वे बच्चे जो 8वीं तक बहुत अच्छे से पास होकर तो आ गए हैं, लेकिन 9वीं का सिलेबस अभी बहुत अच्छे से नहीं देख पाए थे और 10वीं पहुंच गए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा प्रश्न हो जाता है। तो आपको पृथ्वी के लिए बचाव के लिए क्या किया जाना चाहिए, इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। कुछ फैक्ट यदि आपको याद हैं, जैसे 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में यह सम्मेलन हुआ था, इसमें 100 राष्ट्राध्यक्ष आए थे। ये आपको फैक्चुअल जानकारी रखना है। इसके बाद आप मन से भी चाहे तो लिख सकते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए यह शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, पर्यावरण संरक्षण के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था, विश्व स्तर पर सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, मतलब सतत पोषणीय विकास हो सके, इसके लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। सिंपल इस तरह से इन विशेषताओं को आप लिख सकते हैं। और अंत में एक और फैक्चुअल चीज़ लिख सकते हैं कि एजेंडा 21 यहाँ पर लागू हुआ था, और एजेंडा 21 जो है सतत पोषणीय विकास को आधार बनाकर किया गया था। इसके बाद आप लोग इसको बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। भविष्य की पीढ़ी के पास वर्तमान पीढ़ी की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं हो सकते, इस कथन को सिद्ध कीजिए। डेफिनेटली भारत में ऊर्जा के वर्तमान स्रोत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बिजली, आग के लिए लकड़ी, गाय का गोबर, सब कुछ है, लेकिन इनमें से अधिकांश ऐसे स्रोत हैं जो अनवीकरण योग्य हैं, जो कुछ समय बाद समाप्त हो जाएंगे, और ये सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं। वर्तमान में उनकी जो खपत हो रही है उसको देखकर हमको ये लगता है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह नहीं बच पाएगा। 50 वर्षों के समय में भारत में बड़े पैमाने पर ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत, मतलब नवीकरणीय योग्य स्रोतों पर हम निर्भर हो सकते हैं, यदि हम पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा इत्यादि का प्रचुर मात्रा में प्रयोग करें जो कि उपलब्ध हैं। भारत में जल विद्युत क्षमता 1.5 लाख मेगावाट के आसपास है, जो केवल 1/6 है, मतलब जो संसाधन उपलब्ध है उसका केवल 1/6 भाग है। देश का विकास निरंतर हो, हर देश चाहता है, लेकिन विकास का स्तर और ऊपर जाए यह भी चाहता है। लेकिन एक चेतावनी हमको ध्यान रखना पड़ेगी कि विकास की गति इतनी ना हो कि जिसके कारण संसाधनों का इतना दोहन हो जाए कि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन मुश्किल हो जाए। इस तरह से हम इसका उत्तर लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय किस्म के प्रश्न, भूक्षरण को रोकने के उपाय, तो 6, 7, 5 उपाय, मिनिमम 5 उपाय आप लिख दीजिए तो आपको पर्याप्त अंक मिल जाएंगे। समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। संसाधन नियोजन क्या है, बार बार बता रहे हैं हम। संसाधन नियोजन के भारत में जो सोपान है वे क्या है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सोपान मतलब स्टेज, सीढ़ियाँ। पहली सीढ़ी में मैपिंग है, मतलब कहाँ पर कौन सा संसाधन उपलब्ध है उसकी पहचान करना है। फिर इसके बाद उस उपलब्ध संसाधन के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी और कौशल का विकास है कि नहीं, उस चीज़ को ध्यान रखने के लिए हमको द्वितीय सोपान की ज़रूरत पड़ेगी। और तृतीय सोपान फिर हम उसको राष्ट्रीय और विकास योजनाओं के साथ समन्वय बनाकर मनुष्य के लिए उपयोगी बना सकें, यह होगा। वर्तमान प्रतिभूमि के अलावा भूमि और खेती योग्य बंजर भूमि, इन पर टिप्पणियाँ लिखना है, आप लोग इनको टिप्पणियाँ लिख सकते हैं। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में भारी विविधता है, यह हमने बहुत अच्छे से वीडियो में पढ़ा है कि एक तरफ जहाँ झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में खनिज और कोयलों का भंडार है, तो अरुणाचल प्रदेश में जल का अकूत भंडार है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में खनिज और कोयला नहीं है। राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, तो वहाँ पर जल ऊर्जा नहीं है।
लद्दाख में रेगिस्तानी इलाका में सांस्कृतिक विरासत भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं है, खनिजों की कमी है। अतः भारत में संसाधनों की उपलब्धता में भारी विविधता है और इसीलिए हम इसको विविध संसाधन वाला देश मानते हैं। भारत जैसे देश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए नियोजन व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। बिल्कुल, नियोजन की जो रणनीति है यह ऊपर आपको दिखाई गई है कि किस तरह से 3 सोपानों में उसका नियोजन किया जाए कि जहां पर जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराकर हम उनका उपयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत के 3 प्रमुख उच्चावच विशेषताओं के नाम और महत्व लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न आपके काम में आ सकता है। 3 प्रमुख उच्चावच हैं मैदान, पर्वत और पठार। मैदानों का उपयोग खेती के लिए, औद्योगिक विकास के लिए और अपने स्तर पर प्रकृति और निर्माण में आसानी के कारण मैदान देश की विशाल जनसंख्या का भी पोषण करते हैं। पर्वत 12मासी नदियों के प्रवाह के लिए, पर्यटन सुविधा के लिए, इकोसिस्टम के लिए। पठार खनिज संपदा के लिए, फॉसिल्स फ्यूल्स के लिए जैसे कोयला इत्यादि, और वन संपदा को महफूज रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। ये आपकी प्रमुख विशेषताएं होंगी। चलिए अब देखते हैं क्रियाकलाप। बताइए तेल संसाधन खत्म होने पर हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं, अपनी कल्पना में आप लिख सकते हैं। सपोज करो कि आज के दिन अभी अचानक पेट्रोल पंप सारे बंद हो गए और गाड़ियां हमको खड़ी करना पड़ी, तो क्या होगा? डेफिनेटली हमारे विकास की गति थम जाएगी, वापस हम प्राचीन युग में चले जाएंगे यदि हम तेल संसाधन पर ही निर्भर रहे आए तो। हाँ, यदि हम धीरे धीरे करके नवीकरण योग्य संसाधनों पर अपनी उपलब्धता बढ़ा लेते हैं तो हमारी जीवन शैली मजबूत हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि तेल संसाधनों के बिना जीवन की परिकल्पना असंभव तो नहीं, हम इसको कठिन जरूर कह सकते हैं कि जीवन की परिकल्पना कठिन है। परिवहन, उद्योग, रसोई घर, रोजमर्रा की तमाम ज़रूरतों पर तेल संसाधनों की निर्भरता है और अभी तक कोई ऐसी वैकल्पिक ऊर्जा नहीं आई है जो तेल संसाधनों के खत्म होने पर उसकी पूर्ति कर सके। यह दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। एक यूनिवर्सिटी का रिसर्च कहता है कि 2030 तक पेट्रोल की भारी किल्लत हो जाएगी दुनिया में। बिना तेल के टूथपेस्ट, जूते, कपड़े इत्यादि बनाना लगभग असंभव सा हो जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत सी दवाइयाँ, सर्जिकल उपकरण, ग्लव्स, डिस्पोजेबल सीरेंज इत्यादि नहीं बन पाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन आदि के पार्ट बनाने में तेल संसाधनों का उपयोग होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की तरक्की में ठहराव आ जाएगा। सही मायनों में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो तेल संसाधनों की अनुपस्थिति से प्रभावित ना हो। वस्तुतः पूरी दुनिया के मौजूदा स्वरूप और आविष्कारों में बदलाव बहुत ज़रूरी हो गया है। अगला प्रश्न, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत कम क्यों है? क्योंकि ये पहाड़ी और चट्टानी क्षेत्र हैं, इसलिए इनका प्रतिशत यहाँ पर कम है। क्या होगा अगर पेड़ रातों रात विलुप्त हो जाएं? पेड़ रातों रात विलुप्त हो जाएंगे तो क्या होगा? मनुष्य खत्म हो जाएगा। एक लाइन का उत्तर है, इसको आप जितना बड़ा करके लिख सकते हैं आप लिखते रहिए। इस तरह से इस अध्याय के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आप लोगों ने इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से देखे, समझे, और यदि इनके कॉन्सेप्ट्स को समझना है तो आपको ई क्लासेस बाय मनीष सर के वो चारों वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं उनको नोट कर लीजिए और इसकी PDF कॉपी की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध की गई है। तो चलिए आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर और इन प्रश्नोत्तरों को हल करते हुए, कॉपी में नोट करते हुए अपने ज्ञान की पताका को लहराते रहिए। आत्मनिर्भर बनिए। जय हिंद, जय भारत।